जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहाँ उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार, जब हम किसी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक बात गौर करते हैं कि जितनी सभ्यताएं होती हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित क्यों होती हैं। इसका क्या रीजन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहाँ विकसित थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित थी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र क्षेत्र में विकसित थी। ठीक, तो ऐसा क्यों? इसके बाद जो विश्व की और सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता, मतलब सब जो है नदियों के किनारे ही विकसित क्यों क्यों हुई। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये था कि जब ये लोग खेती का कार्य करते थे तो उसके लिए जो जल की आवश्यकता होती थी वो नदियों के माध्यम से आसानी से मिल जाता था और जल की पर्याप्त सुविधा होती थी। ठीक, और दूसरी बात यह है कि उस समय स्थानीय परिवहन की खोज नहीं हुई थी, उसका विकास नहीं हुआ था। तो ये लोग नदियों के माध्यम से यात्रा करते थे और व्यापार भी करते थे। तो इनके लिए नदियों, तो इसी ऐसी बहुत सी रीजन थी जिसके कारण ये लोग नदियों के किनारे ही अपने आप को स्थापित किए। हम परिचय में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास में मुख्य रूप से 3 काल होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है, ये लिखित साक्ष्य के आधार पर मैं बता रहा हूँ, लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 काल होते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको कभी पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब कि इसके बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि आजकल के जो नगर हैं वैसे ही लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण एकदम उसी तरीके से हुआ था। यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एकदम समकोण पे काटती थी। जैसे आजकल की सड़कें हैं वो एकदम समकोण पर काटती हैं नगरों की, वैसे ही 5000 वर्ष पहले ही सोचो कितनी नियोजित तरीके से इस नगर को बसाया गया होगा। सड़कें समकोण पर काटती थी, यहाँ की गलियां भी समकोण पर काटती थी और गलियां जो होती थी वो मुख्य सड़कों से, मतलब मुख्य एक गली में क्या होता था कि वहां पे सड़क के किनारे एक मुख्य नाला होता था जैसे आजकल बना होता, और उस मुख्य नाले में प्रत्येक घर की गली आके मिली होती थी। सोचो वो लोग कितनी स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान दे रहे थे उतने समय पहले। सोचो इन लोगों के पास कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था, कितने सभ्य थे ये लोग। और इसके साथ ही ये देखो कि जल निकास प्रणाली की अच्छी व्यवस्था थी, वही नालियों, जो नालियां थी, और इसके साथ ही जब बरसात होती थी तो उसके पानी को निकालने की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से होता था इन लोगों के समय में। ठीक, और पक्की पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे उतने समय पहले। और आधुनिक तरीके से जैसे आज घरों का निर्माण होता नगरों में, सड़क के इस किनारे और इस किनारे और बीच में सड़क होती है, इतने साल पहले वहां पे इस तरह की व्यवस्था थी। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी? कह सकते हैं, क्योंकि एकदम नगर की तरह ही इसको स्थापित किया गया था। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के एक टीले का उल्लेख किया कि ये हड़प्पा मतलब वहां पे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जहाँ नगर था वहां गए और चार्ल्स मैसन जो थे, और वहां पे उनको एक पुरावस्तु मिली। लेकिन
क्या हुआ कि उन्होंने उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दिया या नहीं दे पाए और उसको प्रमाणित सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए इनको हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय नहीं माना जाता है। फिर हम देखते हैं 1856 ईस्वी में, उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज व्यापार करने के लिए या आवागमन के लिए रेल को स्थापित कर रहे थे, तो उसके लिए रेल पटरी को बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर तक। तो उस समय दो अंग्रेज, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने वहां पे कुछ पुरा वस्तुओं को पाया, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी किसी को नहीं दिया और ना ही उसको प्रमाणित कर सका कि ये हड़प्पा सभ्यता की टीला है या हड़प्पा सभ्यता की पुरा वस्तु है, या उसके बारे में और अधिक विशिष्ट जानकारी नहीं दे पाए। तो इनको भी इस हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को पूरा वस्तुएं मिली, लेकिन इन्होंने भी उसको प्रमाणित नहीं कर पाया, इसीलिए इनको भी इस हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं 1912 ईस्वी में, इसमें आते हैं JF लीट महोदय, जो पूरा वस्तु के आधार पर लेख लिखते हैं, लेकिन इनका लेख ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं बताया था, एकदम विशिष्ट जानकारी नहीं दिया था इसके बारे में, इसको अच्छी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको भी हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय नहीं जाता है। फिर आते हैं हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी जी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की खोज किया, वहां पे उत्खनन किए, फिर वहां पे जो पूरा वस्तुएं निकली उनका अध्ययन किया और उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक, फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, कहाँ कहाँ ये क्षेत्र फैला था, कितनी दूरी पर फैला था। तो रंगनाथ राव एक महोदय हैं, मतलब ये कोई पुरातत्ववेत्ता थे। अब पुरातत्ववेत्ता क्या होता है? पुरातत्व, अब इसके पहले हम समझते हैं कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व मतलब प्राचीन समय में जो लोग, मतलब लोगों के द्वारा जिस भी किसी वस्तु का या स्थान का या मंदिर का, मतलब कोई भी चीज हो उसका जो मतलब वो प्रयोग करते थे, तो उनका आधुनिक समय में जो अवशेष मिलता है उन्हीं को हम पुरा वस्तु कहते हैं, और उन अवशेषों का जो अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। ठीक, तो ये पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। ठीक, इसके हम क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल है 12 लाख। कुछ विद्वानों ने बताया, इन्होंने नहीं बताया था, ये इन्होंने केवल ये बताया था ऊपर वाला, इनकी मतलब कितना कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना, उत्तर से दक्षिण कितना है। ये क्षेत्रफल जो है इसका 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था, ये कुछ विद्वानों ने बताया था। और इसका जो विस्तार था, जैसे कि किसी क्षेत्र का विस्तार होता, कोई क्षेत्र होता तो उसका विस्तार तो होगा ही, तो कुछ क्षेत्र में विस्तार होगा तो उसके उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक। तो ऐसे ही सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो उत्तर में अखनूर यानी जम्मू में पड़ता है ये अखनूर, इसकी ये उत्तर में अखनूर तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट, ये पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान, वहां पे एक मकरान समुद्र तट है, वहां तक था पश्चिम में। और पूर्व में था मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक। ठीक, इसकी जो विस्तार का क्षेत्र, मतलब इसका जो क्षेत्र था वो पूर्व में कहां तक था, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक था, और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार उत्तर में अखनूर या जम्मू कह सकते हैं, जम्मू तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक जो पाकिस्तान में पड़ता है, और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी तक है नहीं था इसका विस्तार। अब कहाँ, अब तो नहीं है। फिर हम देखते हैं काल।
मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय क्या था। हर एक चीज का समय होता है कि ये जैसे मान लीजिए कोई चीज बना तो उसका कब बना, कितने समय तक रहा, फिर कब अस्तित्व से खत्म हो गया, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे हर एक चीज का समय होता है। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का भी समय था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, जो समय था, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, लेकिन उनके मत को प्रमाणित नहीं, मतलब प्रमाणिक नहीं माना गया, उनके मत को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी और लोगों के मत एक जैसे मिलते नहीं थे, सब लोग अलग अलग मत बता रहे थे और वो मत जो प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए, इसीलिए उनको नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे माना जाता है कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। अब हम देखते हैं, अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि कार्बन 14 क्या है। कार्बन 14 जो है यह एक तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। इसके माध्यम से किसी वस्तु के बारे में बताया जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है या कितनी नई है। तो इसी के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी और कब तक इसका अस्तित्व रहा। तो इसके अनुसार कि कब कितने समय तक रहा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक। और जो ये कार्बन 14 है, इसकी जो खोज किया था, ये अमेरिका के एक प्रख्यात, मतलब बहुत ही विख्यात रसायन शास्त्री थे। उन्होंने कार्बन 14 जो विधि का है, इन्होंने खोज किया था। इस विधि में ये बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जीवित है, कोई वस्तु जिंदा है, जीवित है, तो उसमें दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक कार्बन 14 होता है और एक कार्बन 12 होता है। ठीक। कार्बन 12, कार्बन 14। और जब कोई वस्तु जो है वो मतलब विनाश की अवस्था में होती है या उस चीज की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर जो कार्बन 14 होता है वो धीरे 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 कम होने लगता है, यानी क्षय होने लगता है। उसका क्षय मतलब वही कम होने लगता है धीरे धीरे। तो इसके आधार पर ये कहा जाता है कि जिन वस्तु में कार्बन 14 जितनी कम मात्रा में पाई जाती है उसको उतना ही प्राचीन माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो मार्कर है, ठीक, ये वस्तु बहुत पुरानी हो गई। ठीक। अब इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 है। ठीक। अब कार्बन 12 तो इसमें पाया गया, लेकिन कार्बन 14 का क्या हुआ, धीरे धीरे क्षय होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब जितना कार्बन 14 इसमें बचा है, उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये कार्बन मतलब ये मार्कर कितना पुराना है। और इसी के बदले में मान लो मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर ले आया। ठीक। और ये इसमें कार्बन 14 की मात्रा ज्यादा है और इसमें कार्बन 14 की मात्रा कम है। तो इस मार्कर को ज्यादा पुरान माना जाएगा, ज्यादा प्राचीन माना जाएगा, और इस मार्कर को न्यू माना जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन 14 की मात्रा अधिक है और इसमें कार्बन 14 की मात्रा कम है, इसीलिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और नॉलेज हम लेंगे अगले वीडियो में और जानकारी हासिल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए। जय हिंद।